आपको यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको इक्वेशन कौन सी यहाँ पे दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमने पढ़ा था फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ रूट्स अगर हमने निकालने होते हैं हमारा फॉर्मूला होता है माइनस सी बाई ए, और अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने होते हैं हमारा फॉर्मूला होता है बी बाई ए। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हमें कहा गया है कि आपने ट्रांसपोज लेना है 1 2 एंड 2 1 का। अब देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या था, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिया, इसके अंदर मेरे पास एंट्रीज हैं 1 एंड 1, ये मेरे पास एक रो मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी तो ट्रांसपोज का मतलब है कि मेरी जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी, मेरा जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 एंड 2 1, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। 1 2 रो भी यही है, 1 2 कॉलम भी यही है, 2 1 सेकंड रो भी यही है, सेकंड कॉलम भी यही है, तो इसका ट्रांसपोज भी ये खुद ही होगा, 1 2 2 1 ही इसका ट्रांसपोज होगा। तो वो आपके पास राइट ऑप्शन बनती है, यहाँ से चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, 1 2 2 1। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है आपकी कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि x प्लस 2 अयोटा अगर इक्वल है 2 प्लस 2 अयोटा के, तो फिर आप हमें x की वैल्यू बताओ। इसके अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी, हमने कहा था कि हमारी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर ये होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट के इक्वल होगा, कम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे भी 2 अयोटा है, यहाँ पे भी 2 अयोटा है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारी क्या है 2, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। याद रखना है, जब भी आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक कम्प्लेक्स नंबर z1 है वो इक्वल है z2 के, इसका मतलब है कि a प्लस अयोटा b इज इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y। लेट एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b है, एक कम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y है, इसका मतलब है a इक्वल होगा x के एंड b इक्वल होगा y के। रियल पार्ट के इक्वल होगा, कम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा गया है, ये आपके पास क्लियर नहीं आया एमसीक्यू, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि ये एंड एस पर हो रहा है। एस पर हमारे दो ही फंक्शन एंड होते हैं, एक कॉज है और एक कॉसिकेंट है, जिसको सी पे एंड करते हैं बेसिकली, तो वो भी नहीं बनता, तो कॉस बनता है। कॉस 270 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चैप्टर 9 के अंदर ये वैल्यूज का एक टेबल आपको दिया गया है, आप वो भी कर सकते हैं। कॉस 270 जीरो होता है, तो राइट ऑप्शन आपकी ए हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी डेंस प्रॉपर्टी जो है वो किस सेट के अंदर होल्ड करती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डेंस का मतलब क्या है, कि वो डेंस लेते क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास यही चार एमसी ऑप्शंस ही हमेशा हो। क्या ऑप्शंस दी गई हैं, इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स, मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों ऑड नंबर इंक्लूड हैं, रियल नंबर्स, इवन इंटीजर्स। जब इंटीजर्स आ जाएगा इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम डेंस की बात करते हैं। डेंस के अंदर हम कहते हैं कि अगर मेरे पास दो रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। लेट से मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक रेशनल नंबर है 1, ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। एक रेशनल नंबर 0 है और एक रेशनल नंबर हमारे पास 1/2 है। अब रेशनल नंबर कौन सा होता है, हर वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं। दो रेशनल नंबर के दरमियान में एक रेशनल नंबर ही एग्जिस्ट करता हो, ऐसा सेट जिसके अंदर हम कोई भी दो रैशनल नंबर पिक कर ले, उनके दरमियान में एक और रैशनल नंबर हो, उसको हम कहते हैं कि वो डेंस है। जैसे कि मैंने आपके पास एक ये सेट लिया, अब देखें आपके पास पॉइंट्स के अंदर ये पॉइंट्स वैल्यू बन रही है ना, ये 0 है, ये 0.5 है, इन दोनों के दरमियान में एक और रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हम कह देते हैं 1/4 है, 1/3 है, वन, बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है वो इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये बेसिकली तीनों आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं, ना तो ये इंटीजर्स में होती हैं, ना ये ऑड नंबर है, ना ये इवन नंबर है। सिर्फ आपके पास रियल नंबर एक ऐसा सेट है जो कि आपके पास यूनियन होता है रैशनल और इररेशनल नंबर। तो याद रखना है क्यू आपके पास डेंस होता है, क्यू प्राइम भी आपके पास डेंस होता है, मींस रैशनल नंबर भी डेंस होते हैं, इररेशनल नंबर में भी डेंस प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और रियल नंबर्स के अंदर भी आपकी डेंस प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इंटीजर्स के अंदर नहीं करती। यहाँ पे ऑड और इवन के साथ भी इंटीजर्स यूज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन तीनों ऑप्शंस के अंदर हमारे पास डेंस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। जस्ट रियल नंबर्स आपके जो हैं
वो ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर आपके पास क्या है कि आपका जो सेट है वो डेंस है। अगर हमारे पास क्यूब रूट यूनिटी है तो हमें ओमेगा 14 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखेंगे कितना आसान सी हमें जो है वो एक बेसिकली एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ओमेगा की जो पावर है वो हमारी है 14, ओमेगा पावर 14 दी हुई है और उसकी वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, अब हम ये चीज पढ़ चुके हैं, हमने क्या कहा था कि ओमेगा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ओमेगा क्यूब हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम ओमेगा 14 को जरा ब्रेक कर देते हैं। ओमेगा 14 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 12 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ओमेगा 14 ही है। और इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब पावर 4 स्टेरिक ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्यूब आपके पास 1 होता है, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें कहा गया है कि इफ द इनिशियल साइड रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल फॉर्म्ड विल बी ऑलवेज, कि अगर आपके पास आपकी जो एंगल स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से अपने क्वाड्रेंट्स बना लिए। अब वो क्या कह रहा है कि जहां से स्टार्ट ले रहे हैं, अगर आप आपको मैंने बताया था कि अगर हम इनिशियल रे से स्टार्ट लेते हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर हम अपने टर्मिनल साइड से स्टार्ट लेते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। बट वो क्या कह रहे हैं कि आपने इनिशियल रे से जो है वो अपना स्टार्ट लेना है और जाना आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मीन्स कि हमने इस तरह से जाना। अच्छा, अब हमने ये चीज पढ़ी थी, ये चैप्टर 9 के फर्स्ट पेज पर ही लिखी हुई है कि अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास हमारा एंगल पॉजिटिव बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा एंगल नेगेटिव होगा। तो राइट ऑप्शन इसकी ए हो जाएगी। ये कहा गया कि डिटर्मिनेंट हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा, अब देखिए हमने लेना डिटर्मिनेंट, किसका लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लेना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि वो होता कैसा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है 1 0 0 1। ठीक है, ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने क्या लेना है इसका, हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट लेना है। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो हमने क्या कहा था, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास हमारे मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्रीज जीरो हैं लेकिन मेन डायगोनल की एंट्रीज जीरो नहीं है, तो मेन डायगोनल की एंट्रीज जो भी हैं उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब है कि डायगोनल डिटर्मिनेंट अगर आप अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लेते हैं तो वो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। जैसे कि मैं यहाँ पर जरा ऑर्डर 3 लेने की कोशिश करती हूँ। ऑर्डर 3 के अंदर क्या होगा, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख ले लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास आता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह से कुछ मेरा जो है वो मैट्रिक्स है। अगेन अगर हमारे पास हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट भी किसका ले रहे हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ले रहे हैं, ये वाली एंट्री 0 है। तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास मेन डायगोनल के अलावा सारी एंट्री 0 हो रही हो तो हमने जस्ट मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है। इन तीनों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब भी डिटर्मिनेंट लेंगे हमेशा आंसर आपका 1 होगा, ये आपने याद रखना है। हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है और हमसे कह रहे हैं कि भाई आप हमें इस कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो रियल पार्ट नहीं बल्कि इमेजिनरी पार्ट बता दें। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है। हमारा कम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी आयोटा। हमें इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का बताना है। देखिए हमें पता है रियल पार्ट हमारा वो होता है जिसके अंदर रियल नंबर आ रहा होता है, आयोटा जिस पार्ट में होता है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। अब इसके अंदर क्या है, प्लस की जगह पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक तो हमारा b की वैल्यू 4 है, दूसरे नंबर पे इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा -4 आयोटा। आप जो है ये भी कह सकते हैं कि मैम -4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अयोटा जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। यस, -4 भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन फिर आप कहेंगे मैडम ऑप्शन के अंदर -4 भी है, -4 अयोटा भी है, इस केस के अंदर हम क्या करें। तो देखिए हमने इमेजिनरी पार्ट का बताना है और हमारा इमेजिनरी पार्ट ये वाला है। जब हम अपने इमेजिनरी पार्ट का बता रहे हैं तो हमें अयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी जस्ट उसी को आइडेंटिफाई करके लिखना होगा। तो अयोटा के साथ हमारे पास -4 है, इसलिए हमारी राइट ऑप्शन बी होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अगर आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दे दिया जाए जिसके अंदर जस्ट 1 आपके पास कॉलम हो, जस्ट 1 आपके पास जो है वो रो हो, जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, किस तरह का मैट्रिक्स दिया गया है।
इस तरह का मैट्रिक्स है कि इसके अंदर जस्ट एक एंट्री लिखी हुई है, वो है 1। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि आपको अगर इस तरह का 1 के अलावा कोई और नंबर होता है, ठीक है, या फिर 1 भी होता है और ऑप्शन के अंदर आपके पास स्केलर का ऑप्शन होता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स था जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं और वो हमारे पास किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है, जस्ट 1 रो है। कॉलम मैट्रिक्स भी है, जस्ट 1 कॉलम है। ऑप्शंस के अंदर रो भी गिवन है, कॉलम भी गिवन है। रेक्टेंगुलर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। रेक्टेंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए, उसके अंदर 2 ऑप्शंस हो, 4 ऑप्शंस हो, जिनमें से 2 ठीक हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमें दी गई है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहली कंडीशन क्या है आइडेंटिटी होने के लिए, कि हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऑर्डर 1 का भी हो सकता है, ऑर्डर 2 का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरा मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर 1 का है। अगर तो मेरा मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का है तो उस केस के अंदर क्या होगा, मेरे पास मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जस्ट एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा मेरे पास 1। ठीक है, अगर मेरा मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो I2 उसको लिखेंगे और उस केस के अंदर मेरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगी। किस तरह का मैट्रिक्स होगा? 1 0 एंड 0 1। अगर मेरा मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का होगा उसे I3 कहेंगे, होगा वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगी। इस तरह से ठीक है। तो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि हमारा सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? आइडेंटिटी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन राइट हो गया। आपने इसी तरह से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। ये ना हो कि आप ये देख रहे हो कि इसमें जस्ट 1 रो है तो ये रो है, 1 कॉलम नजर आ रही तो ये कॉलम होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपके पास आइडेंटिटी है। आपका जो सेट है किस तरह की एक्सप्लेनेशन दी गई है? कहा गया है कि x such that x belongs to natural numbers, x less than and equals to 4 is the set expressed by descriptive form। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी थी? जिसमें हम सेट को डिस्क्राइब करते थे, सेट ऑफ रियल नंबर्स इस तरह से कहते थे। फ्री मेथड हमने कोई पढ़ाई नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं बनती। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर में क्या करते थे? सेट को बिल्ड करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेट को बिल्ड कर रहे हैं। सेट में क्या कह रहे हैं? एक्स आएगा। किस तरह का एक्स आएगा? नेचुरल नंबर्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक के होंगे? वहां तक होंगे जहां तक ये 4 या 4 से कम वैल्यूज होंगी, वहां तक का सेट होगा। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म की होती है। तो ये राइट ऑप्शन सेट बिल्डर मेथड है। नेक्स्ट हमें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो पूछा गया कि कौन सी इक्वेशन है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो राइट ऑप्शन बी हमारा आ जाएगा। नहीं पता चल रहा कि हमें किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, बट एट द एंड हमें 2 नजर आ रहा है और ऑप्शंस के अंदर हमें ओमेगा टाइप्स नजर आ रही हैं। इसका मतलब एक क्यूब रूट यूनिट कोई क्वेश्चन होगा, तो ये हमने काम किया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज हमने की हुई है। बेसिकली इन्होंने ज्यादा से ज्यादा यही पूछा होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो शायद एमसीक्यू में भी दिया था। क्या कहा गया है कि ऐसा सेट है जिसके अंदर हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं। सेट को समझें। सबसे पहले किस तरह का सेट है? सेट के अंदर इवन नंबर है। फिर कहां से कहां तक के हैं? 4 से लेकर 6 तक के। 4 से लेकर 6 के दरमियान में कितने इवन नंबर होते हैं? 4 और 6 के दरमियान में जस्ट एक ही नंबर है 5, और वो हमारे पास ऑड नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 4 और 6 के दरमियान में कोई भी हमारे पास इवन नंबर नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एम्प्टी सेट। कोई ऐसा सेट हमारा बनेगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा। हमने ऐसा सेट बनाना है जो कि इवन नंबर्स का हो। कहां से कहां तक के इवन नंबर है? 4 से लेके 6 के दरमियान के इवन नंबर है। 4 और 6 के दरमियान में कोई इवन नंबर होता ही नहीं है, तो हमारा सेट कौन सा हो जाएगा? नल सेट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो कहा गया ओमेगा पावर -2 जो है वो किसके इक्वल होगी? ये क्या कहा गया है? ओमेगा की पावर आपको -2 दी गई है। अच्छा, ओमेगा पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, क्या बन जाएगा? ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब। अगर ये ओमेगा क्यूब बनता है, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ओमेगा। हमारा आंसर आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा जिस भी ऑप्शन में हो वो पिक कर लें, आपका राइट। आपसे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा गया है कि आपके अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? आपको पता है कि रूट्स इक्वल हो मींस डिस्क्रिमिनेंट 0 है। रूट्स अनइक्वल हैं और आपके डिफरेंट हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स हैं तो आपके पास आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ठीक है।
यहाँ पे आपको कहा गया है कि अगर ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है तो ओमेगा ये किसकी वैल्यू है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ये बात हमने की थी कि अगर फर्स्ट वैल्यू ओमेगा की होगी तो सेकंड वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की होगी। ये वैल्यूज आपने याद रखनी होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट वैल्यू अगर ओमेगा की है तो सेकंड ओमेगा स्क्वायर की होगी, फर्स्ट वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है तो सेकंड वैल्यू ओमेगा की है। हमें 5 फैक्टोरियल के बारे में पूछा गया कि 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी। फैक्टोरियल का मतलब था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। 5 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 5 4 20 एंड 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें 120 आंसर आ जाता है। इसका मतलब है कि आपका राइट ऑप्शन 120 है। इसके अलावा आप 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद जहां पे भी फैक्टोरियल का साइन होगा शिफ्ट दबाकर वो बटन प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास फैक्टोरियल निकल आएगा। कहा गया कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है हमारे रूट्स डिफरेंट होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ओके, सेकंड केस में क्या कह रहा है, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे रूट्स रेशनल होते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हमारे रूट्स इररेशनल होते हैं। तो फिर बता दें रूट्स किस तरह के होंगे। एक तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास इररेशनल है, दूसरे नंबर पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो हमारे रूट्स डिफरेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे रियल एंड डिफरेंट की ऑप्शन है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट की ऑप्शन है, रैशनल एंड डिफरेंट की ऑप्शन है, इररेशनल एंड डिफरेंट की ऑप्शन है। डिस्टिंक्ट वर्ड यूज हो जाए या डिफरेंट यूज हो जाए सेम चीज है। तो हमने क्या कहा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स इररेशनल होंगे। यह है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल इक्वेशन, इक्वेशन दी गई है, हैव सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसने क्या कहा है कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके अंदर आपको ए की वैल्यू क्या दी गई है, 1, ठीक है। बी की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस के, ठीक हो गया। सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4। सबसे पहले तो उसने हमें ये इक्वेशन दे दी जिसमें 3 वैल्यूज बनती हैं। फिर उसने क्या कहा कि के की वैल्यू बताएं। इस केस के अंदर जब सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल हो जाए, एस किसके इक्वल है, पी के। सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, सी बाय ए। वैल्यूज पुट कर दे, माइनस बी की वैल्यू है माइनस के, ए आपके पास वैसे ही 1 है, लिखे ना लिखे इक्वल है, सी की वैल्यू 4 है, के का आंसर क्या आ गया, 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ से आपके पास आपका राइट ऑप्शन आ गया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। आपको दिया गया है कि 1/4 ऑफ कंप्लीट रोटेशन फॉर्म एंगल इन डिग्री इज। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है कि आपके पास जो आपका क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, क्या होता है, इस तरह से होते हैं। ये यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री बन रहा होता है, और यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 270 का एंगल बन रहा होता है, और जब वापस हम इधर पहुंच जाते हैं तो हमारे पास 360 का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। अब देखें आपके सामने है यहाँ पर कि ये जो है एंगल्स 360 तक हमने इनको 4 पोर्शन में डिवाइड किया है, दैट्स व्हाई उसने मुझे 1/4। तो फर्स्ट अगर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इतना पोर्शन हमारा 1/4 है, पहला पार्ट हो गया ना। टोटल 4 में से पहले पार्ट में कितने एंगल्स बन रहे हैं कंप्लीट रोटेशन के लिए, तो फर्स्ट 1/4 पे हमारे पास एंगल बनता है 90 डिग्री का, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट केस है 1/2, आपसे पूछा जाए 1/2 के ऊपर आपके पास एंगल बनता है 180 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप 2/4 लिखते हैं तो वो इक्वल होता है 1/2 के। फिर आपसे पूछा जाए 3/4 का, 3/4 के अंदर आपके पास 270 का एंगल बनता है। 4/4 1 ही होता है, तो 1 कंप्लीट रोटेशन के अंदर हमारे पास 360 का एंगल बनता है। तो ये मैंने आपको चारों केसेस बता दिए हैं, 4 तरह के इसमें एमसीक्यूज बन सकते थे। एक आया हुआ है 1/4 का जिससे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और बाकी 1/80, 270 एंड 360 एंगल कब बनेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। सो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल। अभी हमने किया कि अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। जा रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें एंट्रीज हैं ए आई जे। अब आपने बताना है कि
इसके अंदर क्या हो रहा है कि जहां जहां पर i लेस देन है j से, वहां पे a i j की वैल्यू 0। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये किस मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन रही है? अपर ट्रायंगुलर की है, लोअर ट्रायंगुलर की है, सिमेट्रिक की है, हर्मिशियन की है। सबसे पहले सिमेट्रिक और हर्मिशियन में तो हमारे पास ट्रांसपोज होते हैं कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ए इक्वल्स टू माइनस ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट हो जाए तो वो हर्मिशियन हो जाएगा। तो सिमेट्रिक और हर्मिशियन तो ये नहीं है। फिर हम कहते हैं ये लोअर ट्रायंगल है या अपर ट्रायंगल है। चलिए हम इसको जरा लिख कर देखते हैं। मैं कहती हूँ कि मैंने इस ए आई जे मैट्रिक्स का मतलब क्या है। सबसे पहले ए आई जे का मतलब है, मैं जस्ट इसको ऑर्डर 3 के लिए लेती हूँ। ऑर्डर 2 के अंदर हमारे पास क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होगा हम चाह क्या रहे हैं। एंट्रीज है A11 A13, ठीक है, तो जरा हम लिख लेते हैं। और अगली एंट्री हमारी क्या है, A21 A22 A23। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, A31 A32 A33। ये हमारी जो है एंट्रीज हैं। अब क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि वो सारी एंट्रीज 0 हैं जहां पे i लेस देन j है। 1 2 से छोटा है, इसका मतलब ये 0 होगा। 1 3 से छोटा है, इसका मतलब कि ये भी 0 होगा। और 2 3 से छोटा है, इसका मतलब ये भी 0 होगा। अब ये किस तरह का मैट्रिक्स बन रहा है जिसके अंदर अपर ट्राइंगल 0 है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर अपर ट्राइंगल 0 होगी वो किसकी डेफिनेशन है, लोअर ट्राइंगल की। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लोअर ट्राइंगल 0 है वो अपर ट्राइंगल की डेफिनेशन है। चैप्टर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.4 से पहले ये डेफिनेशन लिखी हुई है। आपको ये डेफिनेशन वहां से रिवाइज करनी है, एज इट इज यही चीज है। डेफिनेशंस आई हुई हैं ज्यादातर पेपर के अंदर। फॉर्मूला हो गई, अपर ट्राइंगुलर नहीं होगी क्योंकि अपर ट्राइंगल हमारी 0 की ट्राइंगल बन रही है। बट ये डेफिनेशन किसकी है, लोअर ट्राइंगल की, क्योंकि जो एंट्रीज नॉन 0 है वो हमारे पास लोअर ट्राइंगल बना रही है। अगेन वही आ गया है कि जो वन मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, आगे हमसे पूछा गया कि अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है और हमारे पास किस तरह से कहा गया कि उसका जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 है, तो आप हमें बताएंगे ये जो हमने आपको फॉर्मूला बताया ये किसका है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये अरिथमेटिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है, बायनोमियल सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। अपने फॉर्मूलाज को आपने अच्छी तरह से करना है।